इंसाफ किसी को मिल जाएगा, इंसाफ किसी को मिल जाएगा, इस धोखे में मत रहना। और कोई हिस्सा बुला बुला के देगा, इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। बहुत सुंदर सर। एक इंडिया गॉट टैलेंट से जीत के आए हैं हमारे बच्चे, उनको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मलखम। नारायणपुर से मलखम के। आज तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो वो हम तो पेपर में छपा था, मैं उस समय दतिया में था, जी 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 सर। कि संसार का 10वां आश्चर्य। अभी तक 9 आश्चर्य सुने थे। यानी बस्तर से आईएएस डायरेक्टर होना, और उसके सरकार निकाल नहीं पाई। और भूपेश सरकार तो बोल के आई थी कि हम फर्जी को निकालेंगे, तो वो एक ही आदमी को निकाला, सिर्फ अजीत जोगी को, बाकी को पाल पोस रहा है, अपने संरक्षण में रखा हुआ है। वर्तमान में मेघालय के सीएम है कॉनरेड संगमा जी सर। और पीए संगमा, दोनों बाप बेटा मेरे चुनाव प्रचार में आए थे अरविंद नेताम जी के साथ प्रचार। आदिवासी हैं, 10 एससी के हैं, 42 हो जाएंगे तो 4-5 विधायक हमको नहीं मिलते। या पूरा समाज ने, हमारी कुवत नहीं है राजनीति करने की, लेकिन समाज ने तय की। डायमंड है, खोद नहीं पा रहे हैं सरकार, यहाँ का चोरी हो रहा है, जो भोग रहे हैं हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए आईएएस नहीं बन पाए। और हमारे नेताओं के बच्चे विदेशों में जाके पढ़ते हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए, और उप मुख्यमंत्री एससी समाज से रहेगा, ओबीसी समाज से रहेगा। मैं इसको मुकाबला नहीं समझता हूँ, क्योंकि हम तो अभी पैदा हुए हैं, है ना। मुख्यमंत्री से लड़ रहे हैं तो रावटे भैया नहीं लड़ रहे हैं, पूरी आदिवासी समाज लड़ रहा है। कि एक वोट से हार गया था राजस्थान में, और एक वोट उसका ड्राइवर खुद वोट नहीं दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री कहते भी थे, अमीर धरती के गरीब लोग। इस कहावत को हमको तो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी नारायणपुर में खुलना चाहिए, और ये सरकार नहीं खोलेगी तो हम खोलेंगे वहाँ पर। 67 साल बाद अभी 13 अगस्त को उसका जय स्तंभ चौक में, जहाँ उसको 7 दिन फांसी टांग के रखा था, आज बनाया है। वो भी हम लोग लड़ाई लड़े तब। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। आज हम आए हैं विधानसभा क्रमांक 62 पाटन विधानसभा में, और अभी हमारे बीच उपस्थित हैं बीएस रावटे जी, जो हैं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं सर्व आदिवासी समाज से। साथ ही साथ सर जो है हमर राज पार्टी के भी जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वर्तमान में सर जो है पाटन विधानसभा के प्रत्याशी हैं हमर राज पार्टी से। तो सर्वप्रथम स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, जय जोहार। आपका स्वागत है पाटन विधानसभा क्षेत्र में। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, आपका जो प्रारंभिक जीवन रहा वो कैसा रहा? देखिए, छत्तीसगढ़ में मूलतः आदिवासी लोग पहले राजवाड़ा बहुत थे, लेकिन गरीबी से हम लोग ऊपर आए हैं। जी जी जी। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शिक्षा के व्यवस्था किया है, जी जी। उसको पढ़कर हम लोग आगे बढ़े हैं। और मैं एमए स्नातकोत्तर हूँ इकोनॉमिक्स में। अच्छा सर, उस टाइम फिर रहन सहन कैसा था सर आपका, जब परिस्थिति ऐसी थी, गरीबी थी तब? उस समय तो कमाओ और खाओ वाला सिस्टम था। जी जी घर में खेती वेती थे नहीं, कम थे। जी जी। और माँ बाप अपने हिसाब से काम करके हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, और पढ़ने लिखने के बाद हम लोग पीएससी देकर नौकरी पाए, नौकरी किए पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। और मेरी नौकरी की शुरुआत दतिया ज़िले से हुई है, ग्वालियर संभाग से। और उसके बाद मैं 3-4 नौकरी छोड़कर फिर से पीएससी दिया, तो असिस्टेंट डायरेक्टर जी जी। ग्राम उद्योग सेलेक्ट हुआ, और उसमें काम करते हुए मैं 29 साल काम किया। और 29 साल काम करते हुए देखा कि, और विशेषकर छत्तीसगढ़ बनने के बाद जी 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 सर। यहाँ के आदिवासियों की समस्याओं पर हमारे इतने विधायक होते हैं, उसके बाद भी कोई चर्चा नहीं होती। और जो जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना था, जो भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, और जुलाई 2005 में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट के लिए
आरक्षण का रोस्टर जारी किया हुआ है, उसको पढ़कर भी दोनों सरकार, अजीत जोगी की सरकार और रमन सिंह की सरकार, दोनों ने ध्यान नहीं दिया। और हम लोग 2001 से आंदोलन कर रहे हैं और 2012 में जब गोंडवाना भवन में आंदोलन कर रहे थे तो उसमें हम लोग विधानसभा घेरने जा रहे थे तो लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज होने के बाद कई लोगों का पैर टूटा, हाथ टूटा, सर फूटा। मतलब अद्भुत घटनाएं पुलिस ने दुर्भाग्यवश किया, जबकि ऐसा स्थिति नहीं था। विधानसभा घेरने जा रहे थे तो उस पार सब लोगों को पंडरी के आगे तक भेजते हैं। घटना कब का था सर, कुछ याद? हाँ, वो 19 फरवरी 2018 का, 12 का है, 12 का। 3 दिन जेल में रहे हमारे साथी लोग। मैं चूँकि उस समय सर्विस में था, लेकिन लगातार उनके साथ संघर्ष में सहयोग कर रहा था। और उसके बाद बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण जारी किया 2012 के बाद। यानी 12 साल में हमारा अगर आरक्षण ख़त्म हुआ तो कम से कम 2 लाख नौकरी चले गए। 12% हर साल कम होता है तो 1.5 लाख पद होता है, और छोटे मोटे पद को हिसाबते हैं तो 2.5 लाख पद आदिवासियों का ख़त्म हो गया। ये आक्रोश आगे लगातार बढ़ता रहा और हम आंदोलन करते रहे। और 19 फरवरी 2018 को रामा भाठा मैदान, जो आज नया बस स्टैंड है, वहाँ पर हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन किए थे। तो कांग्रेस के नेता लोग, उसमें पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, वर्तमान मंत्री थे प्रेम साय सिंह टेकाम, अनिला भेड़िया, शिशुपाल सोरी, ये सब विधायक लोग आके, उस समय नहीं बने थे, कुछ लोग बने थे, आके हमको समर्थन दिया। हाँ, मंच में आके समर्थन दिया और हम आपकी मांग को पूरा करेंगे बोले। लेकिन सत्ता में आने के बाद जो हमारा 23 बिंदु का मांग पत्र है, उसमें हम चर्चा किए, न मुख्यमंत्री बुलाए चर्चा के लिए, न मंत्री लोग। और अभी तो 32 विधायक हैं आदिवासी, किसी विधायक ने चर्चा नहीं की आदिवासी समस्याओं पर। और ये सब संवैधानिक मांगे हैं, व्यक्तिगत मांगे नहीं हैं, जिसको नहीं समझते हैं, सब जानते हैं। लेकिन हमको ऐसा लगा कि इतने नेता होने के बाद, विधायक होने के बाद, 7 साल आज़ादी के निकलने के बाद हम अपनी मांगों के लिए सड़क पे आए, लगातार चर्चा हो, आंदोलन हो, और हमने किया भी। पहले ब्लॉक बंद किए, 146 ब्लॉक, उसके बाद तहसीलों को बंद किए, कंटिन्यू करते रहे। उसके बाद पूरा ज़िला बंद किए, आर्थिक नाकेबंदी की जिलों में, फिर प्रदेश बंद किए, फिर रायपुर में विधानसभा घेराव और किए, उसके बाद जेल भरो आंदोलन किए, उसके बाद राज्योत्सव का बहिष्कार किए 4 दिन। तब भी सरकार चर्चा नहीं की, हम लोगों को नहीं बुलाया। तब ऐसा लगा कि किसी भी राजनीतिक दल का अगर वोट बैंक ही सस्ता है तभी उनको चिंता होती है, अन्यथा आप आंदोलन करते रहो, कोई सुनने वाला नहीं है। और हमने ये देखा, इसीलिए 2013 में मैं ज्वाइंट डायरेक्टर के रैंक में था, सर्विस छोड़कर समाज के साथ लड़ने के लिए, कदम से कदम मिलाकर समाज को न्याय दिलाने के लिए मैं अपना सर्विस छोड़ के आया। और आज हम वर्तमान में हम राजनीतिक दल बनाकर, हमारा राज पार्टी बनाकर, क्योंकि हमको मजबूर किया गया। हम लोग सामाजिक संगठन चलाते थे, लेकिन हमारी बातों को अनसुना करने के कारण और समाज की पीड़ा को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि अब ऐसे में काम नहीं चलेगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो वो हमको याद आया और हम लोगों ने सोचा कि हमको अब समाज को आगे बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं हमको राजनीतिक दल के रूप में स्थापित होना पड़ेगा, तभी हम संवैधानिक मूल्यों की रक्षा कर पाएंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने ये भी कहा है कि राजनीति 1000 ताले के एक ही चाबी है। आज हम देखते हैं हमारे IAS IPS
जी आपको मालूम होना चाहिए 1984 के बाद छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश के ज़माना में भी डायरेक्ट कोई आईएएस नहीं बना। जब 84 में बना था बस्तर से, तो पेपर में छपा था, मैं उस समय दतिया में था, जी जी सर। कि संसार का 10वां आश्चर्य। अभी तक 9 आश्चर्य सुने थे, यानी बस्तर से आईएएस डायरेक्ट होना। और उसके बाद 2000 तक कोई नहीं बना डायरेक्ट आदिवासियों में, और 2000 से लेकर 2017 तक कोई नहीं बना। अभी 17 में 2 लड़के बने हैं। तो निश्चित रूप से एजुकेशन भी हमारा अच्छा नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग स्वास्थ्य, रोजगार, एजुकेशन, शिक्षा पर फोकस करते हुए और असंवैधानिक मांगों को लेकर हम आज राजनीतिक पृष्ठभूमि में आ गए हैं। अच्छा सर, ये तो बहुत अच्छा जानकारी बता दी सर। लगभग आपने पूरा अपने पार्टी के बारे में भी बता दिया। आप जानकारी ये भी जानना चाहेंगे सर, आप जब गवर्नमेंट जॉब छोड़ के यहाँ आए तो किन किन संघर्ष को जो है सामना करना पड़ा? मैं जब 85 में दतिया से ट्रांसफ़र होकर दूसरी नौकरी छोड़कर बस्तर में आया, तो मेरी पोस्टिंग 85 में, अगस्त 85 में बीजापुर में हुई। और उस समय नक्सल गतिविधियां प्रारंभिक स्तर पे थी, मतलब कहीं कहीं सुनने में मिलता था। लेकिन सौभाग्य, दुर्भाग्य कहिए कि मेरा उन्हीं जगहों में पोस्टिंग हुआ जहां वो लोग थे, प्रभावित था इलाका। तो निश्चित रूप से बहुत कुछ समझने, सुनने और अध्ययन करने का मौका मिला। और मैं लगातार सामाजिक संघर्षों से बचपन से जुड़ा रहा, तो मुझे अन्याय के विरुद्ध लड़ने में आनंद आता है। चाहे मेरा कितना बड़ा नुकसान हो, उसकी मुझको परवाह नहीं रहती। तो मैं अन्याय को सह नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ। चाहे संवैधानिक लड़ाई हो, चाहे प्रमोशन की लड़ाई हो, चाहे फर्जी जाति प्रमाण पत्र की लड़ाई हो। आपको बता दूं, फर्जी जाति प्रमाण पत्र 780 का रिकॉर्ड बताते हैं गवर्नमेंट में, उसमें 350 लोगों का मैं अकेले नाम दिया हूँ फर्जी जातियों में। लेकिन सरकार अभी तक जांच होने के बाद भी पता नहीं किसके दबाव है, बीजेपी की सरकार निकाल नहीं पाई। और भूपेश सरकार तो बोल के आई थी कि हम फर्जी को निकालेंगे, तो वो एक ही आदमी को निकाला, सिर्फ अजीत जोगी को, बाकी को पाल पोस रहा है, अपने संरक्षण में रखा हुआ। देखिए, मैं पढ़ते समय से, जब 78 में हम 11वीं में पढ़ रहे थे, तब उस समय के लोकप्रिय राष्ट्रीय नेता थे कांग्रेस के, संजय गांधी, जगदलपुर आए थे। तो हम लोग सब जा रहे थे, तो इतना जोश था कि हम लोग स्कूल की खिड़की को तोड़ के ट्रक में बैठ के चले गए। घर वालों को पता नहीं कहाँ चले गए हैं, वो खोज रहे थे। ये जोश था उस समय हम लोगों में। बाद में हम आए तो ये कांग्रेस और बीजेपी हमारी समस्याओं का समाधान न करके अपनी पार्टी का विकास कर रहे हैं। और ऐसा लगा कि इससे तो हमारा आरक्षण भी ख़त्म हो रहा है, पदोन्नति, भर्ती, रोजगार सब खत्म हो रहा है। तो हमको ऐसा लगा कि हमको भी अब राजनीति में जाना चाहिए। तो सबसे मैं पहले प्रभावित हुआ पीए संगमा जी से, जो लोकसभा के अध्यक्ष थे। उसके साथी थे माननीय अरविंद नेताम जी, जो अभी हमारे पार्टी के संरक्षक हैं और सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे माननीय झारखंड के शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, उनसे मेरा अच्छा संबंध था। उसके बाद मधु कोड़ा जी बने झारखंड में, उससे मेरा अच्छा संबंध था। और 2013 में मैं जब चुनाव लड़ा, तो अभी वर्तमान में मेघालय के सीएम हैं कॉनरेड संगमा और पीए संगमा, दोनों बाप बेटा मेरे चुनाव प्रचार में आए थे। अरविंद नेताम जी के साथ प्रचार भी किए हैं। और मैं लगातार झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये सब प्रदेशों में और विशेषकर आदिवासी समाज को जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रहा हूँ। और उसमें मुझे बड़ी सफलता मिली है। राष्ट्रीय स्तर पे हम आदिवासी समाज को जोड़ पाए। और अभी इसी मीटिंग करके, हम 30 जुलाई को झारखंड में मीटिंग करके 19 अगस्त को रायपुर में मीटिंग किए थे
और 22 अगस्त को हमारी टीम मणिपुर में भी समस्याओं का अवलोकन करने गई थी। अच्छा सर, साथ ये भी जानना चाहेंगे आपके राजनीति में सर आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे, आप किनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? अब प्रेरणा स्रोत के रूप में ये जो नाम लिया मैं, पीए संगमा साहब, शिबू सोरेन साहब और माननीय अरविंद नेताम जी, ये तीनों प्रेरणा स्रोत रहे हैं जिनके कार्यों को देखकर ऐसा लगा कि हम नौकरी में रहकर ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, सिर्फ जीवन यापन कर पाएंगे। और मेरा शुरू से सेवा भाव के उद्देश्य रहा है, तो मेरे को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ऐसा करके मैं शासकीय सेवा को त्याग पत्र दिया। 2013 से सामाजिक काम करते हुए राजनीति की ओर आगे आया। साथ ही भी जानना चाहेंगे और आपका मुख्य रूप से जो है राजनीति सफ़र कैसा रहा यहाँ तक का? देखिए, आदिवासियों के लिए राजनीति का सफ़र बड़ा कठिन होता है, क्योंकि हमारा समाज अभी संगठित नहीं है और शिक्षित नहीं है, तो आगे का सोचने के लिए भी उतना संगठन मजबूत नहीं रहता है काम करने के लिए। लेकिन अब हम सब ने मिलकर काम किया है और सामाजिक संगठन 20 साल से अभी सामाजिक संगठन जो काम कर रहा है उसी का परिणाम है, और उन्हीं के भरोसे हम वर्तमान राजनीतिक संगठन को बनाए हैं। क्योंकि 5 साल से हम जिस सरकार को लाए, हमारे आदिवासी 32 विधायक हैं, वो कोई भी समस्या को बोलते नहीं हैं और हमारे साथ रहते थे सामाजिक संगठन में तो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते थे। और जब विधायक बन के चले गए, चाहे वो आईएएस हो चाहे मेरे रिश्तेदार हो, जब पार्टी में चले जाते हैं तो वो उसको अचानक लकवा मार देता है। लकवा मारना इसलिए बोल रहा हूँ कि वो जाते हैं वहाँ तो गूंगे बहरे हो जाते हैं, न बोलते हैं, न सुनते हैं, न चलते हैं, न देखते हैं, शांत बैठे रहते हैं। उसको समझ ही नहीं आता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। और हमारा दुर्भाग्य इतना है कि पढ़े लिखे लोगों को राज्यसभा नहीं भेजेंगे, लोकसभा नहीं भेजेंगे और मंत्री भी पढ़े लिखे लोगों को नहीं बनाएंगे, ताकि हमारा शोषण लगातार चलता रहे। और दूसरे लोग हमारे समर्थन से इसलिए बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए 40 विधायक चाहिए, 32 आदिवासी हैं, 10 एससी के हैं, 42 हो जाएंगे तो 4-5 विधायक हमको नहीं मिल जाते। लेकिन हम पार्टीवाद में बंधे हुए हैं, गुलामी में फंसे हुए हैं और दूसरे की इशारे पे काम करते हैं। इसलिए, और ये सरकार तो पेशा कानून लागू करने के लिए आई थी। ये सरकार पेशा कानून मैनिफेस्टो में रखा कि हम पेशा कानून लागू करेंगे, क्योंकि 1996 में जब लोकसभा अध्यक्ष थे संगमा जी और नेताम साहब संसद में थे तो पेशा कानून लाया था। आदिवासियों के लिए, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए बड़ा अधिकार दिया था पंचायतों का। मतलब हमारे गांव में हमारा राज, मावे नाटे मावा राज, इस सिद्धांत को चरितार्थ करने के लिए लाए थे। लेकिन बाद के सरकारों ने संसद में पास कानून को कभी लागू नहीं किया और ये कांग्रेस की सरकार 15 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद आदिवासियों को लालीपाप दिखाकर पेशा कानून लागू करेंगे करके दिखाकर मैनिफेस्टो में शामिल किया। और पंचायत मंत्री 25 जगह बैठक लिया समाज के साथ कि मैं पेशा कानून लागू करूंगा, और हम सब ने मिल के बनाया पेशा कानून। और जब पेशा कानून का 2 दिन का निमोरा में इंटर स्टेट सामाजिक संगठनों को बुलाकर फाइनल हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के 3 मंत्री और इनके सेंट्रल बॉडी के राहुल गांधी के विशेष सचिव राजू जी आए थे। प्रस्ताव पास हुआ, पूरा नियम बन गया, और जैसे ही नियम बना तो मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री में लड़ाई चालू हो गया। और ये लड़ाई सही नहीं मानता हूँ मैं। ये सिर्फ पेशा कानून को लागू नहीं करना है, इसलिए लोग नाटक किए। और वो मंत्री, इतना होने के बाद मंत्री जी विभाग छोड़ के चले गए और मुख्यमंत्री जी को मौका मिला
तो वो 122 पेज का नियम बना था, अधिनियम बना था, उसको 32 पेज में ला दिए। कई दौर का सर्किट हाउस में मीटिंग की है, हम लोग उसमें भी शामिल हुए, लेकिन उनको तो सही लागू करना ही नहीं था। उसकी पेशा कानून की आत्मा को बेचकर पेशा कानून लागू किया, और जैसे ही लागू हुआ पंचायत मंत्री उप मुख्यमंत्री बन के प्रमोशन पाके फिर आ गया। मतलब जनता में क्या संदेश गया, मैं त्याग किया हूँ और ज़रूरत पड़ा तो फिर से आ गया। तो मेरा सवाल था हमारे 32 गूंगे बहरे अनपढ़ विधायकों का कि समाज के लिए जो कानून 25 साल पहले संसद में पास हुआ है उसको आप ख़त्म करके नया कानून बना रहे हैं, और आप 32 विधायक रह के आप बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब आप स्वयं कानून को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये हमको मजबूर हुआ, और हम लोग आरक्षण के बारे में मुख्यमंत्री जी से बात किए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में। तो उनका जवाब था कि मेरे घर में कोई नौकरी नहीं करता है, इसलिए मैं आरक्षण के बारे में नहीं जानता हूँ। तो मेरा सवाल था, आप कुछ नहीं जानते हैं तो आप तो प्रशासन भी नहीं चला सकते, लेकिन 200-300 IAS IPS IFS बैठे हैं, वो क्या रोटी तोड़ने के लिए बैठे हैं? भारतीय सेवा से आए हैं अधिकारी, उन लोग आपको सुझाव देने के लिए रखे गए हैं, तो क्या उनसे चर्चा नहीं होती है? और आदिवासियों का आरक्षण 32% न देके आप खुश हैं, और हम लोग 19 सितंबर को जब हाई कोर्ट ने निरस्त किया 32% आरक्षण, तो सरकार के मंत्रियों से, विधायकों से बात किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। और सदमे में मनोज मंडावी आए थे हमारे बैठक में, और उनसे हम जब बात किए कि आपके रहते भाई साहब कि आरक्षण ख़त्म हुआ तो लानत है आप लोगों को, बोला वो पहली बार बोला उस दिन कि मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई साहब, कि पहली बार मैं महसूस कर रहा हूँ कि सत्ता में रहकर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और इसी सदमे में और इसी कांग्रेस के सरकार ने एक विधायक, होनहार विधायक का जान ले लिया। सदमे में वो हार्ट अटैक आ गया उसको। मैं दावे के साथ कहता हूँ सदमे में आया उसको, क्योंकि समाज घेर के रखा था उसको, और पूरे कांकेर की जनता उसके घर को घेरने गए थे रैली निकाल के 10 किलोमीटर। तो उसको मालूम था कि आगे बहुत बड़ी घटना होने वाली है करके। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी को आनंद आ रहा है आरक्षण ख़त्म करने में। राज्यपाल के पास भेजते हैं पास करके, राज्यपाल उसको रेखे हैं। मतलब हम लोगों को बताते हैं कि हम आपके सेवा में लगे हुए हैं, भले मिले या ना मिले, लेकिन आईना ज़रूर दिखा रहे हैं। बहुत सुंदर है इनका आईना, और हमारा चेहरा बहुत सुंदर दिख रहा है। इसी को पूरा समाज ने दर्द को भोगा और तय किया पूरा समाज ने। हमारी कुवत नहीं है राजनीति करने की, लेकिन समाज ने तय किया कि इस बार, अब की बार हमार राज, अब की बार हमार बारी, लड़ेंगे जीतेंगे। अब की बार आदिवासी सरकार का नारा देकर पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार में लगे हैं। पार्टी बना के पहली बार आदिवासी समाज आज 43 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है, और ज़बरदस्त परिणाम आने वाला है, क्योंकि लोगों ने अब समझ गया कि कांग्रेस बीजेपी दोनों भाई भाई, कांग्रेस बीजेपी दोनों भाई भाई, और दोनों ने मिलकर आरक्षण लुटाई। तो ये तो रहा। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे सर, आप जब राजनीति में थे तब आप और पार्टी में, दूसरे जो बड़े बड़े पार्टी उसमें जा सकते थे, फिर आपने अपने स्वयं की पार्टी क्यों बनाई सर? देखिए, हम लोग किसी के गुलामी को आदिवासी स्वीकार नहीं करता है। जी, शुरू से की है अभी, शुरू से, चाहे मुगलों से हो चाहे अंग्रेजों से हो, आदिवासी इलाके में चाहे सिद्धू कान्हे हो, टांटिया भील हो, चाहे बस्तर से गुंडाधुर, शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गैन सिंह,
और झारखंड के हमारे नेता कोई अंग्रेज़ों से समझौता नहीं किया, बलिदान हो गए लेकिन जंगल में घुसने नहीं दिया। अब वो चरित्र हम लोगों में भी है, अभी बाकी है। तो हम लोगों ने सोचा कि जब हमारा काम ही नहीं हो पा रहा है लिखा पढ़ी से, मांग से, तो हम दूसरी पार्टी में क्यों जाएं। संगमा जी के पार्टी में काम किए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो उनके साथ हमारा ज़्यादा दिन का नहीं रह पाया और वो इस दुनिया से चले गए। बाद में हम भारतीय ट्राइबल पार्टी गुजरात से जुड़े। पिछले चुनाव 18 का हम लोग कुछ सीटों में लड़ाए थे और झारखंड में, राजस्थान में हम लोग उस पार्टी से 2 विधायक बनाए थे। आज छत्तीसगढ़ की जनता की मांग थी कि स्थानीय स्तर पर पार्टी बनाया जाए और नेशनल स्तर पे सभी स्टेट के आदिवासियों को जोड़ के रखा जाए। तो ये हाँ, इसलिए बनाना पड़ा कि जनता की मांग है, जनता वोट देगी। नेशनल स्तर पे हम सब जुड़े हुए हैं और अभी 16 दिसंबर को महाराष्ट्र में बैठक है, उसके बाद दिल्ली में भी बैठक है, हम वहाँ भी जाएंगे, निमंत्रण है हम लोगों का। लेकिन स्थानीय स्तर पे जो अच्छी सोच आई कि आम जनता जुड़ गई इस मुद्दे से और आम जनता ने ही हमको प्रत्याशी तय करके दिए हैं। हमारी औकात नहीं थी कि हम यहीं से बैठे बैठे तय कर लेते, लेकिन हम लोग 5 दौरा किए पूरे प्रदेश में और आम जनता, आदिवासी समाज, एससी समाज, ओबीसी समाज से प्रस्ताव लिए। तो सबसे पहले तय हुआ था आदिवासी सीटों पे लड़ेंगे, लेकिन बाद में हमारे एससी समाज और ओबीसी समाज के भाइयों ने कहा कि नहीं, एक ही समाज का मत रखिए, सबको साथ लेके चलिए, सबकी पीड़ा है, आरक्षण किसी को नहीं मिल रहा है और आप लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, हम भी साथ चलेंगे बोले। तो हमने बाकी जगह भी उनको महत्व दिए, पदाधिकारी भी बना रहे हैं और आज हम भगत सोनी जी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए हैं और भोजराज डडसेना जी को प्रदेश राष्ट्रीय सचिव बनाए हैं। ऐसे और डेवलप कर रहे हैं हम पार्टी को और निरंतर काम करेंगे और आने वाला समय में हम और कितना मेहनत करना पड़ेगा, वो परिणाम आने के बाद हमको सोचना पड़ेगा, बैठ के विचार करना पड़ेगा, तब हम उसको और बेहतर ढंग से सोच के आगे बढ़ाएंगे। सर साथ ही ये भी जानना चाहेंगे सर, लगभग हमने देखा सभी पार्टी के जो है घोषणा पत्र जो है आ चुके हैं और लगभग आपका भी आ चुका है, लेकिन आपके जो घोषणा पत्र है सर, उसमें मुख्य कौन से बिंदु हैं? सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा है जी और किसान का महत्व है। बीजेपी सरकार धान खरीदेंगे करके कहती थी, पिछले 3 कार्यकाल में कभी खरीदी कभी नहीं खरीदी, किसान मायूस हुए। ये सरकार आने के बाद पिछले 2 साल का भी बोनस देंगे बोले और धान खरीदी किए, जैसा तैसा खरीदी रो धो के किए, लेकिन 15 से 17 से अब 20 कुंटल किए हैं। तो हमने देखा है, हमको न दिल्ली में हिसाब देना है और न राष्ट्रीय कार्यालय में तनख्वाह बांटने के लिए फंड देना है। हमको छत्तीसगढ़ में काम करना है, छत्तीसगढ़ के किसान के लिए काम करना है, स्थानीय लोगों के विकास के लिए काम करना है। और हमारे यहाँ अकूट संपदा है, सोना, चांदी, लोहा, कोयला, तमाम, यहाँ तक यूरेनियम भी है। और अभी तो छत्तीसगढ़ में मतलब इतना संपत्ति है, हीरा है, डायमंड है, खोद नहीं पा रहा है सरकार, यहाँ का चोरी हो रहा है, रोक भी नहीं पा रहे हैं। तो हमने किसानों के लिए अभी 22 कुंटल का वादा किया है और 4000 MSP तय किए हैं। अच्छा, पत्रकार भाइयों के लिए क्या रहेगा सर, जो छोटे छोटे पत्रकार भाई हैं? हम लोग का घोषणा पत्र में लिखा है कि शासकीय कर्मचारियों के समान सुविधा दिया जाएगा। पत्रकारों भाई, हाँ, उनको भी शासकीय कर्मचारियों के समान सुविधा दिया जाएगा। एजुकेशन इंग्लिश मीडियम होगा, क्योंकि प्राइमरी से देंगे और एक ही जगह कोशिश करेंगे प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक स्कूल रहे, तहसील में एक स्टैंडर्ड का मॉडल स्कूल। क्योंकि जो भोग रहे हैं हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, इसलिए IAS नहीं बन पाए और हमारे नेताओं के बच्चे विदेशों में जाके पढ़ते हैं। आज से 100 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर को साहू जी महाराज, जो आरक्षण के जनक है, वो
विदेश भेज के पढ़ाया बाबा साहब अम्बेडकर को। छत्रपति साहू जी। छत्रपति साहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर की पारिवारिक हैसियत नहीं थी कि वो बाहर जाकर पढ़े। जी जी जी। लेकिन मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ, 22 साल में, मध्य प्रदेश को छोड़ दीजिए, 22 साल में आप कितने SC ST OBC के बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा, दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा? मेरे को लिस्ट दे दे। हमने घोषणा किया है कि हर साल 100 बच्चों को जनसंख्या का अनुपात में SC ST OBC के बच्चों को विदेश भेजेंगे पढ़ने के लिए, तब हमारा प्रदेश का विकास होगा। और स्कॉलरशिप शुरू से मिलेगा और निःशुल्क शिक्षा रहेगा। अनुसूचित क्षेत्र के लड़कियों को कॉलेज में ई स्कूटी देंगे, हम ई स्कूटी देंगे। और वनोपज है तेंदुपत्ता का 6000 करे हैं, महुए का भी 6000 है, अभी 4000 और कुछ करते हैं, हम बढ़ा दिए हैं उनको। फड़ मुंशियों को भी पैसा मिलेगा। और सबसे पहले हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए और उप मुख्यमंत्री SC समाज से रहेगा, OBC समाज से रहेगा। और महत्वपूर्ण सवाल सर, वर्तमान चुनाव है, ऐसे में आप पाटन विधानसभा से देख रहे हैं सर, जो है प्रत्याशी के रूप में, लेकिन वहाँ और भी बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं सर, जैसे भूपेश बघेल जी हैं, विजय बघेल, जोगी जी हैं। तो ये इतने दिग्गज नेताओं के साथ आपका सामना रहेगा सर, इसको किस तरह से आप चुनौती लेते हैं सर? देखिए, मैं इसको मुकाबला नहीं समझता हूँ, क्योंकि हम तो अभी पैदा हुए हैं, है ना। हम अनुभव करने के लिए इनके बीच में गए हैं और इन लोग बड़े बड़े दिग्गज हैं, अपने हिसाब से वरिष्ठ नेता है, लेकिन इनके साथ लड़ने में मजा आएगा। मेरे को जो आनंद आ रहा है, क्योंकि मैं आदिवासी हूँ और आदिवासी क्षेत्रों में जाकर लड़ूंगा अपने भाइयों से, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो पूरे प्रदेश के लोग, जो फर्स्ट चरण का चुनाव हुआ है, उन लोग कल से पाटन क्षेत्र में टिड्डी दल की तरह आके गांव-गांव में छा जाएंगे। उन लोग को इतना उत्साह है कि रावटे भैया मुख्यमंत्री से लड़ रहे हैं, तो रावटे भैया नहीं लड़ रहे हैं, पूरी आदिवासी समाज लड़ रहा है। इस मोटो से, इस उद्देश्य लेकर पूरे जनता बस्तर की, राजनांदगांव की सब आने वाली है और ज़बरदस्त माहौल होने वाला है। हम मजबूर कर देंगे मुख्यमंत्री जी को, विजय बघेल जी को, कि क्षेत्र को छोड़ के जाएंगे तो बड़ा नुकसान होगा उनको। अच्छा, साथ ही ये भी सर, ऐसा क्या कारण रहा सर आपके मन में कि आप और बाकी जगह को छोड़ के आप पाटन विधानसभा को ही क्यों चुना आपने? देखिए, हमारी समाज ने तय किया कि आम सहमति से जो चुनाव होगा और उनकी इच्छा को पहले ध्यान में रखें हम लोग। तो जहाँ जहाँ लड़ रहे हैं वहाँ विधानसभा स्तर का मीटिंग करके प्रस्ताव लिए हैं। तो उन लोगों ने जो प्रस्ताव दिया उसके हिसाब से हम लोग कैंडिडेट तय किए हैं और हम लोग बच रहे थे। और इधर प्रचार प्रसार भी करना है पार्टी का। और चूँकि फिलहाल मैं 10-12 साल से रायपुर में रहता हूँ, तो मेरे को लगा कि पास का क्षेत्र है और प्रभाव भी है और आने जाने में सुविधा भी है और अच्छा भी है। क्योंकि राजधानी में रहता हूँ तो मैं बस्तर के आदिवासी, सरगुजा का आदिवासी से थोड़ा ज़्यादा काम करना चाहता हूँ ना। इस नाम से हाँ, CM मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे हम मुकाबला करेंगे। ठीक है, कितना कारगर होगा वो बाद में पता चलेगा, लेकिन अनुभव बड़ी चीज़ होती है। हमको भविष्य में कैसे तैयारी करना पड़ेगा, कितना मेहनत करेगा, कितना संसाधन लगेगा, वो सब का हमको अनुभव हो जाएगा। और मुझे अच्छा लग रहा है। हार जीत अपनी जगह है, लेकिन कंपटीशन में भाग लेना बहुत अच्छी बात है और मेरे लिए तो शुभ संकेत है। अच्छा सर, जब नामांकन फॉर्म आप डाले सर, उस टाइम कुछ दबाव थोड़ी आपको, ये अभी भी कुछ दबाव थोड़ी आया आपको कि? थोड़ा बहुत रहता है। कुछ हमारे समाज के लोग भी, कुछ हमारे स्थापित नेता है, कोई बड़े दोनों पार्टी में, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन स्थापित नेता है, उन लोग डायरेक्ट ना कह के किसी माध्यम से कहलाएं कि आप वहाँ पर सक्सेस नहीं होगा। तो मैं बोला, मैं तो अनुभव के लिए लड़ रहा हूँ भाई,
चुनाव लड़ना हमेशा जीतना नहीं है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हार गए थे। जब मैं 84 में था तो माधवराव सिंधिया जी के साथ दतिया में जब लोकसभा चुनाव लड़े थे तो माननीय अटल बिहारी भी हारे थे। इंदिरा गांधी जी भी हार गए थे 77 में, अरविंद नेताम जी हार गए थे 77 में, और सीपी जोशी एक वोट से हार गया था राजस्थान में, और एक वोट उसका ड्राइवर खुद वोट नहीं दिया था। तो ये तो राजनीति है, चलते रहेगा, और एकाएक सफलता नहीं मिलता है, और एकाएक सफलता मिलता है वो धोखा भी होता है। आपको अनुभव चाहिए और सिस्टम भी डेवलप होता है धीरे धीरे। तो हमको तभी पूरे प्रदेश में काम करना है और लोगों के बीच में जाके सबको तैयारी कराना है। इसलिए हम अपने सुविधा अनुसार से ये क्षेत्र को चयन किए और अच्छा लगा और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम जा रहे हैं ना, जहाँ भी जा रहे हैं हमारे आरक्षित वर्ग के लोग काफ़ी खुश हैं और बोल रहे हैं कि भूपेश सरकार जो आज तक कोई सरकार नहीं की वो काम कर दी, क्योंकि आदिवासी एससी ओबीसी का आरक्षण ख़त्म कर दी और आरक्षण विहीन बना दिया। जो भारतीय संविधान है उसका पालन नहीं किया, भारतीय संविधान का संवैधानिक मुद्दों का उल्लंघन किया, ये बड़ा खबर गया। अच्छा, इस बार आप जनता का दिल कैसे जीतेंगे सर? आप मैदान में आ गए हैं लेकिन आप जनता का दिल कैसे जीतेंगे? देखिए, हम तो जनता के साथ हमेशा रहे हैं, चाहे सर्विस में थे तब और सामाजिक काम करते रहे, लेकिन वो लोग तो इतना खुश हैं कि कोई आगे आके नेतृत्व कर रहा है, नौकरी छोड़कर और सामाजिक मुद्दों को लेकर निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है। तो समर्थन भी कर रहा है, आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं, और जिसको जो बनता है, कोई गाड़ी कर दे रहा है, कोई पम्पलेट पोस्टर छपा दे रहा है, जो जिस मर्जी आ रहा है अपना हैसियत के हिसाब से मेरे मदद कर रहा है। और मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, जनता के सहयोग से मैं काम कर रहा हूँ और जनता ही मेरे लिए सर्वोपरि है। और जब तक मैं इस धरती में रहूँगा जनता की सेवा करने के लिए हाजिर रहूँगा। चलिए, ये तो बढ़िया लगा सर आपसे जान के, जनता के लिए आप इतना सोच रहे हैं। साथ ही आपसे ये भी सवाल है सर, अगर आपकी पार्टी आती है, हमारा राज पार्टी अगर आती है, तो बस्तर संभाग जो है उसकी स्थिति कैसी होगी सर? हाँ, ये सवाल आप अहम पूछे हैं। बस्तर को विश्व का आश्चर्यजनक जगह माना जाता है, और बस्तर की चर्चा न करें तो शायद हमारी मुलाकात अधूरी रहती। सबसे पहले 1981-82 में जब पढ़ रहा था तब मेरे बड़े भाई साहब फॉरेस्ट विभाग में थे, तो मैं किस्टाराम गोलापल्ली में गर्मी की छुट्टी में गया था 83-84 में। और उस समय कोई साधन सुविधा नहीं था, और अभी पेपर में पढ़ा कि किस्टाराम गोलापल्ली पोटकपल्ली में एल्मागुंडा में अभी बिजली गया। 16 साल वो हो गया और 22 साल 40 साल में बिजली अब गया। तो मेरे को बहुत खुशी लगा, कम से कम बिजली तो गया। हम लोग बैलगाड़ी से भद्राचलम धुम्मागुड़ा होके आते थे, साइकिल से आते थे वहाँ पर। और जब सर्विस भी लगा तो मैं बीजापुर ज़िले में, उस समय तो बीजापुर ज़िला नहीं बना था, अनुभाग था एक, उस समय था वहाँ पर, और लगातार नक्सलवादी गतिविधियों के बीच में काम किया हूँ। लेकिन बस्तर के विकास का वहाँ के विधायक लोग ही नहीं चाहते हैं, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि स्कूल है तो मास्टर नहीं है, मास्टर है तो डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर भी है तो अस्पताल नहीं है। तो ये सारी समस्या हैं वहाँ पर, और ये कब दूर होगा पता नहीं। आपको मालूम होगा सलवा जुलूम चला वहाँ पर, सलवा जुलूम में 600 गांव उजड़ गए, तो बस्तर में बचा क्या? मैंने ज्ञापन दिया राज्यपाल महोदय को, सुश्री अनुसुईया उइके जी को, रायपुर में भी दिया, जगदलपुर दौरे में भी जाके दिया कि मैडम जो 250-600 गांव उजड़े हैं उसमें से 2.5-3 लाख लोग उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र में है, उनका सर्वे कराकर उनको वापस लाया जाए। लेकिन अभी तक ध्यान नहीं दिया।
वर्तमान में भी मुर्मू जी भी आई थी, राष्ट्रपति महोदय, उससे भी मैं मुलाकात किया और ज्ञापन दिया हूँ। तो उन्हें आश्वासन दिए हैं कि आप लिस्ट लेकर आइए, दिल्ली में बात करके हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे करके आश्वासन दिए हैं। हम चुनाव के बाद उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन मैं इस सरकार से भी कई बार निवेदन किया हूँ कि बस्तर के विधायकों का टीम बना के जो लोग बाहर गए हैं उनको सर्वे करा लीजिए, और कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं गांव में बसाएंगे, क्योंकि अभी बीच में 25 परिवार आए थे तो उसको फिर डरा के भगा दिए। तो नए राजधानी में सरकार को मैं प्रस्ताव दिया, नए राजधानी में आपका सेक्टर 29 खाली है बोलते हैं, बेच रहे हो, किराया में दे रहे हो, तो 2-4 साल के लिए उनको ला के यहीं बसा दीजिए ना भाई। उनको अब यहो भाग्य राजधानी में रहने का मौका मिल जाएगा, और जब उनका मन चलेगा और ऐसा लगेगा कि बस्तर में अब शांति होगा तो खुद ही चले जाएंगे अपने गांव। या बस्तर में ही बसाना कोई ज़रूरी थोड़ी है, दुर्ग में बसाइए, रायपुर में बसाइए, गरियाबंद में बसाइए, कहीं भी बसा सकते हैं। लेकिन सरकार के पास कोई योजना नहीं है। जी 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 सर। दूसरा, बस्तर में आतंकवाद से ज़्यादा, नक्सलवाद से ज़्यादा, पुलिस से ज़्यादा आदमी मारे जा रहे हैं आदिवासी। सही सर। जैसे आपको उदाहरण बताऊं, मैं करीब से जानता हूं सारकेगुड़ा, मैं घूमा हूं ना मोटरसाइकिल से। जी 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 सर। तर्रेम, आज चिन्ना गेलूर, पेद्दा गेलूर है ना, पामेड़, सारकेगुड़ा, एडासमेटा, लगभग पूरे भारत में। हाँ हाँ हाँ। अरे वाह। तो ये जो घटनाएं हुई हैं, आयोग बनाया सरकार ने, आयोग ने रिपोर्ट दिया तो उस पर चर्चा होना चाहिए, रिपोर्ट का प्रकाशन होना चाहिए समाचार पत्रों में। नहीं हो रहा है, उसको दबा कर रख दिए हैं। हम कह रहे हैं आयोग में जो रिपोर्ट आया है उसको प्रकाशन करिए और दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई करिए। तो सरकार की हिम्मत ही नहीं है कार्रवाई करने का। दूसरा, एक बड़ा सवाल, अभी ताड़मेटला में फिर 2 लोगों को मार दिया, बस्तर में अंतागढ़ में 2 लोगों को मार दिया। तो नक्सलाइट मार रहे हैं तो वो तो समझ आता है कि इसको दुश्मनी होगा या उनके मन माफिक कोई काम नहीं किया होगा। पुलिस ने जो मारा ताड़मेटला में, मैं उस दिन भद्राचलम में था। जी जी। हमारा नेशनल स्तर पे आदिवासी सम्मेलन चल रहा था भद्राचलम में, तो मैं जा भी रहा था लेकिन जाने नहीं दिया। मैं तारलागुड़ा होके भोपालपट्टनम होके वापस आया। और जिस दिन एरनपुर में विस्फोट हुआ उस दिन भी मैं पालनार के पास था, बीजापुर से वापस आके सुकमा जा रहा था। मतलब हम बस्तर के चप्पा को जान रहे हैं। और ये सरकार तालमेटला में पुलिस के द्वारा जो 2 लोगों को मारा, उनके पास ट्रैक्टर है, आटा चक्की है, किराना दुकान है। अगर नक्सलवादी होते तो पकड़ लिए थे ना, उनके पास तो बंदूक नहीं था, उन लोग तो मोटरसाइकिल में बाजार गए थे। जी सर। तो पकड़ लेते, जेल में भेज देते। बोलते हैं फायरिंग हुआ, तो गांव वाले तो कोई फायरिंग सुना नहीं वहाँ पर। अच्छा। टीवी रिपोर्ट आया है, वीडियो है, गए थे आपके जैसे साथी लोग, तो उन लोग बोले वहाँ तो कोई फायरिंग नहीं हुआ। गांव वाले इंटरव्यू दिए, और जब गांव वाले उनको खोजने गए तो इन लोग, हमारी आदिवासी समाज में परंपरा है, मरते हैं भी तो हम खुशी पूर्वक ले जाते हैं, बाजा गाजा के साथ पूरा गांव भर लोग जाते हैं। और हमारी परंपरा है, सिस्टम है, रूढ़िजन्य परंपरा जिसको बोलते हैं आदिवासी। हाँ हाँ, आदिवासी संस्कृति और बाकायदा चबूतरा बना कर रखते हैं, देख ले जाके आप। और पत्थलगड़ी क्या है, यही है पत्थलगड़ी जो झारखंड में चल रहा था ना, जसपुर में जो चला था पत्थलगड़ी, वहाँ भी गए थे हम लोग। तो पुलिस वाले अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पोस्टमार्टम नहीं कराए। अच्छा। पोस्टमार्टम कराते तो रिपोर्ट मिलता ना। और लकड़ी से नहीं जलाए, डीजल से जलाए उनको। बस्तर में, वो भी ताड़मेटला जंगल में डीजल से जला रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। हमारे साथ पूर्व DIG साहब अकबर कुर्राम भी गए थे। उनसे हमने पूछा प्रक्रिया क्या है, आप तो DIG थे। नहीं, PM होना था,
बाकी चीज़ें एक सिस्टम से होता है, तो वो सब कुछ हुआ नहीं। और लाश मिला तो गांव वालों को दे देना था, हम अपनी रूढ़िजन्य परंपरा के हिसाब से करते। तो इनको तो जल्दी था ना, फर्जी इनकाउंटर था, इसलिए इन लोग को जल्दी जलाना था ताकि रिपोर्ट ना मिले करके। और ये सरकार की उम्मीद नहीं है हमको कुछ काम करेगी, क्योंकि झीरम घाटी में जो इनके 32 नेता मारे गए थे, शहीद हुए हैं, उनकी जांच नहीं करा पा रहे। उनके लाश पे सरकार बनी है, मुख्यमंत्री बना है और सरकार चला रहे हैं, और ये लोग जांच नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे दुर्भाग्य क्या होगा? तो ये आदिवासियों के साथ न्याय करेंगे? ये कभी आदिवासियों के साथ न्याय नहीं करने वाले हैं। इसलिए मजबूर होकर आदिवासी लोग अब सामाजिक संगठन से ऊपर उठकर, और मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं, सामाजिक संगठन का काम है रोटी बेटी काम करना चाहिए। तो हम तो वही काम कर रहे थे। आपने हमारा संवैधानिक अधिकार क्यों छीना और समय पे क्यों लागू नहीं किया, ये सवाल आज भी है। और इसी सवाल को लेकर हम पूरे प्रदेश में निकल चुके हैं। अब यह हमारा कारवां अभी तो कम दिखेगा, लेकिन आने वाले समय में पूरा पंचायत में, जिला में, जनपद में हम लोग अपने कारवां को आगे बढ़ाकर एक बढ़िया अच्छे भविष्य का निर्माण करेंगे छत्तीसगढ़ का। क्योंकि छत्तीसगढ़ को काफ़ी उन्नति है और यहाँ खनिज संपदा है। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कहते भी थे, अमीर धरती के गरीब लोग। इस कहावत को हमको ख़त्म करना है। और यहाँ इतनी अच्छी सुख शांति रहेगी, इतना धन संपदा है कि कोई गरीब ही नहीं रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और हम इतना अच्छा डेवलप करेंगे कि हम तो ये कहना चाहता हूँ मैं कि अभी एयर एम्बुलेंस सिर्फ रायपुर और भिलाई आता है। हमारी सरकार आती है तो हर संभाग में एक एयर एम्बुलेंस खड़ा रहेगा, इतना पैसा है। मतलब ये सब विकास करेगा। हाँ, ये विकास करेगा। और बदलाव होगा सब? और हमारे जनता को, इन लोग तो तीर्थ यात्रा कराते हैं बस से, ट्रेन से। हमारी सरकार आएगी तो हम तो जनप्रतिनिधि जो हमारे जिला पंचायत के सदस्य रहेंगे, जनपद के रहेंगे, उनको ट्रेन से नहीं प्लेन से यात्रा कराएंगे, हवाई जहाज से। क्योंकि इन लोग तो अभी हमको छू के देखने नहीं दे रहे हैं। और हमारी जितने आदिवासी समाज है आज तक प्लेन को छू के नहीं देखे हैं। मेरे छोड़ दो, मैं सरकारी विभाग में था तो कभी कभी मौका मिला मेरे को जाने का। लेकिन आम जनता, अभी कई जनता तो ऐसी है जो ट्रेन को नहीं देखे है। अभी इंडिया गॉट टैलेंट से जीत के आए हैं हमारे बच्चे, उनको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नारायणपुर से, मलखम के। आज तो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी नारायणपुर में खुलना चाहिए, और ये सरकार नहीं खोलेगी तो हम खोलेंगे वहाँ पर। और भविष्य में ओलंपिक का मेडल वहीं के बच्चे जीतेंगे, ये हमारा टारगेट रहेगा। मेहनती बहुत है सर वहाँ के। साथ ही एक और जानना चाहेंगे सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप इतने पढ़े हैं तो आप राजनीति क्षेत्र के लिए हमारे जो दर्शक हैं, युवा साथी हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको कैसे संबोधन करेंगे मोटिवेशन के लिए? देखिए, मैं बाबा साहब के फॉलोवर हूँ और उनको पढ़ के ही आगे बढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कि मेरे कारवां को आगे ना बढ़ा सको तो पीछे मत जाने देना। तो मेरा यही प्रयास है, सारे लोगों को बाबा साहब के जो सिस्टम है उसको पढ़ के आगे बढ़ना चाहिए। और कंधे से कंधे मिलाकर, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम लोग धन संपत्ति वाले नहीं हैं, हम लोग फ्री स्टाइल में जीने वाले लोग हैं। हमको धन संग्रह से मतलब नहीं है, लेकिन एजुकेशन अच्छा मिलना चाहिए। और एजुकेशन जिसके पास है वो अपना विकास स्वयं कर सकता है। और आज की जो सरकार चल रही है, कांग्रेस की, बीजेपी की, इन्होंने आदिवासियों के साथ दोनों ने धोखा दिया है और दोनों धोखा किए हैं। तो आदिवासी समाज को हम ये बताना चाहते हैं कि अब आपके लिए मार्ग बन चुका है। आप अब बाकी सब चीज़ों को छोड़कर स्वप्रेरणा से, और आपने बाल बच्चों को अच्छे से इसलिए कह रहे हैं कि हम स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे और स्कूलों का विशेष ध्यान रखेंगे। और यहाँ प्राइवेट स्कूल नहीं होगा, अब जो भी स्कूल होगा सरकारी होगा और प्राइवेट से अच्छा होगा। इसलिए हम अच्छे योग्य बच्चे तैयार कर पाएंगे। और हर साल हमारा टारगेट रहेगा
पीएससी आईएएस का सिलेक्शन हो, और उनके लिए भी हम पैसा का प्रावधान रखे हैं। जो पीएससी पास करेगा प्री, उसको 25,000 मिलेगा। जो मेन पास करेगा उसको 50,000, 1,00,000, और आईएएस का प्री पास करेगा उसको 50,000, और मेन पास करेगा उसको 2,00,000 देंगे। हम व्यवस्था करेंगे, सरकार में आएंगे तो तभी हमारा प्रदेश का हर जनता तक विकास का स्रोत पहुंचेगा और बाबा साहब के सपनों को पूरा कर पाएंगे। हमारे वीर महापुरुषों ने जो मुग़लों और अंग्रेज़ों से लड़ के अपने बलिदान दिया, वो नौकरी के लिए नहीं दिया, स्वाभिमान के लिए दिया। आज हमको दुख इसलिए होता है कि हमारे महापुरुषों का कहीं स्टैच्यू नहीं लगता है, जो देश के आज़ादी के लिए प्राण त्याग दिए, शहीद हो गए। और जो लोग उंगली कटा के आए हैं उनका स्टैच्यू शहर में कई जगह लग गया है। तो ये भी हमारा अभियान रहेगा। अगर हम आए सत्ता में तो पहले महापुरुषों को स्थापित करेंगे, जो जिस लायक है वहाँ स्थापित करेंगे। क्योंकि आप देखते हैं छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद बोल रहे हैं शहीद वीरनारायण सिंह को, लेकिन दूसरों का स्टैच्यू पहले लग गया और आज़ादी के पहले का है वो, 1857 का है। आज़ादी हमको 1947-48 में मिला, 100 साल वो हो गया, और इधर का जोड़ लो तो 67 साल, 167 साल बाद अभी 13 अगस्त को उसका जय स्तंभ चौक में, जहां उसको 7 दिन फांसी टांग के रखा था, आज बनाया है। वो भी हम लोग लड़ाई लड़े तब। तो ये सरकार की नीयत है, खोट है, काम करने का तरीके नहीं है। और अब गूंगे बहरे आदिवासी विधायकों को पूरा समाज बदल देगा। इसलिए अब पढ़े लिखे लोग आएंगे और संघर्ष करेंगे और अपना रास्ता चुनेंगे और निश्चित बुलंदियों की ओर जाएंगे। अगर आपके मन में कुछ बात छूट रही होगी तो आप हमारे मीडिया के माध्यम से आम जनता को, आम नागरिक जो दर्शक देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पूरे छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी समाज है उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। चाहे एससी समाज हो, एसटी समाज हो, ओबीसी समाज हो, धार्मिक अल्पसंख्यक, सभी समाज के लोग से मैं जुड़ा हुआ हूँ और सबका कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग मिला है, तभी मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ और लोग जान रहे हैं मुझको। अन्यथा मैं एक छोटा सा गांव से निकला हुआ आदमी, कौन जानेगा, गरीब परिवार में पैदा हुआ। लेकिन आज समाज ने जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं पूरे प्रदेश की जनता को और प्रदेश के सभी समाज को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और उनके मार्गदर्शन, उनके सहयोग से मैं निश्चित ही समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करूँगा और परिवर्तन ही समाज के प्रगति है। और हम छत्तीसगढ़ के जनता का तदबीर और तस्वीर दोनों बदलने में हमारी क्या भूमिका होगी उसको तलाश रहे हैं और जितना हमसे बन सकेगा हम कोशिश करेंगे। आप सबको पुनः धन्यवाद, सुने और आपने मुझको इंटरव्यू के लिए प्रेरित किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आम जनता को मैं प्रणाम करता हूँ, पुनः धन्यवाद करता हूँ और जय जोहार। BS रावटे, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, सर्व आदिवासी समाज, वर्तमान में हमारा राज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे सेकंड चरण में, प्रथम चरण में हमको बहुत सफलता मिली है। 3-4 सीट पे हम, एक सीट तो खुद हम जीत रहे हैं और 3 जगह त्रिकोणीय संघर्ष है, उसमें भी हमको उम्मीद है सफलता मिलेगा। और द्वितीय चरण में भी हम 4-5 जगह बहुत आगे चल रहे हैं और जनता का साथ रहेगा तो निश्चित ही ये सरकार हमारे बगैर नहीं बनेगी, ये उम्मीद है हमको। चाहे जिसकी भी बने, हमारे बगैर नहीं बनेगी। और कांसीराम साहब ने एक बात कहा था, माइंड मनी मेजॉरिटी, इस सिस्टम को हम लेकर चल रहे हैं। और पहले जीतो मत बोले कांसीराम जी साहब ने, पहले जीतो मत, पहले इतने ताकत पैदा करो कि दूसरे को हराओ और उसके बाद डराओ और उसके बाद अपना कदम बढ़ाओ। तो हम लोग अभी धीरे धीरे चल रहे हैं, निश्चित ही मंजिल तक तो पहुंचना ही है और मंजिल हमारा इंतज़ार कर रही है। बस हमारी जनता जितना जल्दी जागेगी उतना जल्दी हमको मंजिल मिलेगा। बहुत बहुत सेवा जोहार आम जनता को जो मुझे सुना
और मैं निवेदन करूंगा जो भी सुन रहे हैं उनको कि हमारे पार्टी को आप सब लोग सहयोग करिए। दूसरी चरण के मतदान में मैं भी खड़ा हूं, मुझको भी मतदान के माध्यम से सहयोग करिए। हमारे जितने प्रत्याशी हैं वो सबको मतदान के माध्यम से अपना अमूल्य सहयोग दें। धन्यवाद। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ महतारी की। सर एक और सवाल सर, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। एक आग दोहा सर मोटिवेशन अगर आप बोलेंगे तो। इंसाफ किसी को मिल जाएगा, इंसाफ किसी को मिल जाएगा, इस धोखे में मत रहना, और कोई हिस्सा बुला बुला के देगा, इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। बहुत सुंदर सर। हम लोग अभी नारा दिए हैं, अब आई हमार राज। जी 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 सर। अब की बार आदिवासी सरकार, ये नारा बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है पूरे प्रदेश में। अच्छा, दूसरे पार्टी वाले इसको काट भी नहीं पा रहे हैं। अब की बार आदिवासी सरकार, तो उसको मजबूरवश उसको भी बोलना पड़ता है, भले धीरे बोले। जी 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 सर। तो हम लोगों ने एक स्लोगन और ऐसी सोच के बनाए थे जी सर। जिसमें ST SC भाई भाई, ST SC भाई भाई और आरक्षण ख़त्म करने वालों का करो विदाई। आरक्षण ख़त्म करने वालों का करो विदाई, ST SC भाई भाई। ये नारा काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है और प्रदेश में चर्चा में है, क्योंकि बहुत सारे लोग झिझकते हैं बोलने के लिए। लेकिन जब हमको 1950 से आरक्षण मिल रहा है तो हम क्यों झचके हैं। और अब तो सरकार ने नए नए जाति को शामिल कर रहे हैं, मतलब फैशन हो गए अब तो नए जाति। मणिपुर क्या है, यही तो है कि नए जाति को शामिल कर रहे हैं, इसलिए हिंसा हो रहा है। क्योंकि जो पहले जाति शामिल हैं उनके ज़मीनों को सरकार ले नहीं पा रही है, तो नकली आदिवासी पैदा करके असली आदिवासियों को पीछे करना चाहता है। जैसे अर्थशास्त्र में सिद्धांत है कि खोटे सिक्कों को निकालने के लिए नकली सिक्के ले आते हैं, असली सिक्कों को बाज़ार से निकालने के लिए नकली सिक्के डाल देते हैं, तो प्रचलन में वही आ जाता है और असली सिक्के बाहर हो जाते हैं। वैसी असली आदिवासी को बाहर करने के लिए नकली आदिवासी ला रहे हैं, सरकार नए नए बना रहे हैं। कहना चाहूँगा, हिसाब करना होगा हमें, सच का इम्तिहान होगा, सच का इम्तिहान होगा और झूठ बेनकाब होगा। सच का इम्तिहान होगा और झूठ को बेनकाब करना होगा। इस धरती के असली मालिक हम हैं कि वो, इसका पूरा पूरा हिसाब करना होगा, इसका पूरा पूरा हिसाब करना होगा। चलो, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत सुंदर आपके दोहा जो है, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे पहचान के आए। ऐसे बहुत लोग आते हैं, बातचीत करते हैं, रिलीज करते हैं कि नहीं करते ये भी पता नहीं चलता। हम उम्मीद करेंगे आप हमारे द्वारा लिए गए इंटरव्यू को जनता तक पहुंचाएंगे तो हमें खुशी होगी, और भविष्य में और अच्छे संदेशों के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद। जय जवाहर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साथियों, आज हमारे बीच थे पाटन विधानसभा क्रमांक 62 से हमार राज पार्टी से प्रत्याशी BS रावटे जी। उम्मीद है कि सर का जो है यह कहानी प्रारंभिक से लेकर यहाँ तक का आपको काफ़ी अच्छा लगे। जो है संघर्षपूर्ण कहानी था सर का, और सर का जैसे कि आप देखें बहुत ही ज़्यादा जो है पढ़े लिखे हैं, और सर जो है गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के जो है राजनीति में आए हैं। और उम्मीद है कि ये कहानी जो है, ये स्टोरी जो है आपको काफ़ी पसंद आए। और इसी उम्मीद के साथ ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही खबर के लिए बने रहें TGB मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।